भारत में हिंदी का बौद्धिक जीवन जी। कम होते जा रहा है। शायद बोलने वालों की संख्या अभी भी बढ़ती है, हाँ। लेकिन बच्चे लोग इंग्लिश मीडियम जाते हैं, तो 5-15 साल की उम्र के बीच वो हिंदी भूल जाते हैं और अंग्रेज़ी बोलने लगते हैं। हर जीवित भाषा की एक विशेषता है कि भाषा में परिवर्तन आ जाती है। 2 मानक रूप हैं, हिंदी और उर्दू, लेकिन मूल दोनों का हिंदुस्तानी है। रोचक बात है गांधी जी की, जी। कि गांधी जी हिंदुस्तानी भाषा के पक्षधर थे और वे चाहते थे कि भारत की भाषा हिंदुस्तानी हो और इसको चाहे नागरी में, चाहे उर्दू में लिखें, जिसको जैसी मर्ज़ी। और असल में गांधी जी की इच्छा हमें कल्पित लगता है, लेकिन गांधी जी से 150 साल पहले तो यही स्थिति थी। उर्दू के मानकीकरण से हिंदी को बहुत कुछ मिला, अच्छा। लेकिन दोनों भाषाओं को अलग करना अ, हम मैं सोचता हूँ और ज़्यादातर लोग तो सोचते हैं कि यह अच्छा नहीं हुआ, अच्छा। लेकिन इसके पीछे यह भी है कि 2 उच्च भाषाओं का जन्म हुआ है। आज हमारे बीच है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हिंदी के प्रोफेसर इमरे बंगा। आप हिंदी के भाषा के जानकार हैं, इतिहास के जानकार हैं और बहुत अच्छे अनुवादक हैं। आइए जानते हैं इनसे हिंदी को लेकर इन्होंने जो शोध किए हैं, हिंदुस्तानी को लेकर खास तौर पर, और इनके शोध का विषय पहले घनानंद पर इन्होंने शोध किया और इधर हिंदुस्तानी भाषा पर इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। तो आइए सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज भारत में हिंदी है, उर्दू है, हिंदुस्तानी की बात नहीं हो रही है। हिंदुस्तानी के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने क्या शोध का निष्कर्ष निकला है? निष्कर्ष तो यही निकला कि हिंदुस्तानी भाषा एक बहुत पुरानी भाषा है। हम अगर इसका इतिहास देखना चाहते हैं तो लगभग 800 साल पुराना इतिहास देख सकते हैं। और हिंदुस्तानी भाषा पहले सल्तनत के ज़माने में उसका ज़िक्र मिलता है और आगे चलकर मुग़ल साम्राज्य में एक संपर्क भाषा के तौर पर उसका इस्तेमाल हुआ था। और ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तानी का इतिहास सिर्फ़ आधुनिक इतिहास है। एक बहुत पुराना इतिहास है जो मध्यकाल से अभी आज तक चला आ रहा है। हिंदी भाषा का इतिहास। अ, बाद में हिंदुस्तानी का मानकीकरण तो जी। उर्दू के रूप में हुआ है और हिंदी के रूप में हुआ है। लेकिन जो लोग इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बार उसको हम हिंदुस्तानी भी कह सकते हैं। अ, लेकिन यह कहना ज़रूरी है कि हिंदुस्तानी एक कल्पित भाषा नहीं है। यह दिल्ली सल्तनत के ज़माने में उत्पन्न हुई भाषा है और और मुग़ल साम्राज्य के ज़माने में फैली हुई भाषा है। अ, और सिर्फ़ इसका इस्तेमाल सिर्फ़ हिंदी क्षेत्र में नहीं हुआ था, हिंदी क्षेत्र के आस-पास के प्रदेशों में भी लोग संपर्क भाषा के लिए तो हिंदुस्तानी का इस्तेमाल करते थे। तो हिंदुस्तानी को अगर हम खड़ी बोली से जोड़ें या फ़ारसी से जोड़ें या दोनों ने आकर खड़ी बोली में। हिंदुस्तानी को सबसे पहले हम दिल्ली से जोड़ें अच्छा। कि दिल्ली की बोली पर आधारित भाषा है। जी। खड़ी बोली तो बहुत बात की बात है और ज़्यादातर हिंदी में उसका इस्तेमाल होता है। उर्दू वाले खड़ी बोली का इस्तेमाल शब्द का इस्तेमाल कम करते हैं। अ, हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी का इतिहास एक लंबा इतिहास है और भाषा में परिवर्तन ज़रूर आता रहता था। तो 800 साल पहले जो भाषा बोली जाती थी,
शायद हम उसको भी समझ सकते हैं, लेकिन आज की भाषा से काफ़ी भिन्न थी और हर 100 साल में, 200 साल में कुछ न कुछ परिवर्तन हो गया है। जैसे 500 साल पहले तो कहाँ, चला, रहा, ऐसा नहीं बोलते थे, कहिया, चलिया, रहिया, ऐसा बोलते थे हिंदुस्तानी में। या मैं मैं चला, ऐसा बोलते थे, हूँ, चलिया। तो परिवर्तन इसमें आता है, लेकिन ये हर जीवित भाषा की एक विशेषता है कि भाषा में परिवर्तन आ जाता है। तो ये हिंदुस्तानी को दरअसल अगर देखा जाए तो बाद में 2 भाषा में बनी, एक उर्दू और हिंदी में, ऐसा जी हाँ। माना जा सकता है? हाँ, कि दोनों हिंदी और उर्दू हिंदुस्तानी से निकले, यह हम मान सकते हैं या हिंदुस्तानी के 2 मानकीकृत रूप हैं, 2 मानक रूप हैं, हिंदी और उर्दू, लेकिन मूल दोनों का हिंदुस्तानी है और यह मूल बहुत पुराना है। ऐसा नहीं है कि 19वीं 20वीं सदी में लोग दोनों को मिलाना चाहते थे और उसको हिंदुस्तानी नाम दिया गया है। बहुत लोग यही सोचते हैं हिंदुस्तानी के जी। बारे में कि हिंदी उर्दू का मिला-जुला रूप है। नहीं, हिंदी उर्दू का आधार है और हिंदी उर्दू के रूप उत्पन्न होने से पहले इसका लगभग 500 साल पुराना इतिहास है। इसका मतलब मानकीकरण के चलते ये भाषाएँ अधिक स्वतंत्र हो गई या अधिक अलग हो गई। अधिक अलग हो गई हैं, हाँ। जी, यानी कि एक तरफ कहा जाता है कि मानकीकरण के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन यह तो नुकसान के रूप में दिखाई दे रहा है कि एक भाषा बँटती है, जी, फिर लोग बँटते हैं, जी हाँ, फिर दूरियाँ पैदा होती हैं। जी हाँ। यानी एक भाषा जो हिंदुस्तानी थी, जिसमें उर्दू वाले भी थे हुँ, हुँ। और खड़ी बोली वाले भी थे जी, हिंदी या वाले भी हिंदी थे। वाले थे, हाँ, और जैसे-जैसे मानकीकरण होता गया, हुँ। ये दूरियाँ 2 भाषा के रूप में बढ़ती गई। जी, यह हम मान सकते हैं। हालाँकि एक बहुत रोचक बात है गांधी जी की, जी, कि गांधी जी हिंदुस्तानी भाषा के पक्षधर थे और वे चाहते थे कि भारत की भाषा हिंदुस्तानी हो और इसको चाहे नागरी में, चाहे उर्दू में लिखें, जिसको जैसी मर्ज़ी। और असल में गांधी जी की इच्छा हमें कल्पित लगता है, लेकिन गांधी जी से 150 साल पहले तो यही स्थिति थी कि हिंदुस्तानी का इस्तेमाल होता था और जिसको नागरी लिपि आती थी, नागरी में लिखता था, जिसको उर्दू, उर्दू में और जिसको पंजाबी, पंजाबी लिपि, गुरमुखी लिपि में या जिसको कैथी लिपि आती थी, तो कैथी लिपि में। तो लिपि से इतना गहरा संबंध नहीं था, जितना बाद में बन गया है। जैसे कि मैंने देखा है पंजाब में कि कई ऐसे अखबार हैं जो पंजाबी के अखबार हैं, हाँ, लेकिन उनकी लिपि फ़ारसी है। जी, यानी जी। भाषा और लिपि का तो एक भाषा पहले एक्चुअली अ, 2 भाषाएँ हाँ, और बाद में भाषा बनी और फिर लिपि पर ज़ोर होने लगा। जी हाँ, अब भाषा के मानकीकरण या शुद्ध करने के नाम पर, हाँ। अब जो हिंदुस्तानी स्वतंत्र रूप से 2 भाषा जब बनने की बात है, हुँ, हुँ। तब हिंदी से उर्दू शब्द निकालने की बात हो रही है जी, और उर्दू से हिंदी शब्द निकालने की बात हो जी रही है, हाँ, ताकि शुद्ध बनी रहे। जी हाँ। इसे आप विकास के रूप में देखते हैं कि विनाश के रूप कहना मुश्किल है। में? वो हम कह सकते हैं कि अम, एक तरह के शब्दों के निकालने की प्रथा जी, पहले उर्दू में आई लगभग 1750 के वो बहुत आसपास। पुरानी पहले उर्दू में आई है। जी, हाँ, कि ये हिंदी शब्दों को निकालें और उसकी जगहों पर अरबी फ़ारसी शब्दों को रखें। जी, इसके पीछे उर्दू को उच्च भाषा बनाने की इच्छा थी, जी, कि उर्दू इतना उच्च बन जाए जी। कि मुग़ल दरबार की भाषा के रूप में उसको स्वीकृति मिले। सरकारी स्वीकृति के लिए ये सब किया गया। जी, जी हाँ, जी, लेकिन 50 साल बाद उर्दू की सफलता को देख के, क्योंकि उर्दू फिर ज़बान उर्दू मौला बन गया, मतलब जी, मुग़ल दरबार की भाषा के रूप में उसको स्वीकृति मिली।
तो इसकी सफलता को देखते हुए हिंदी का भी मानकीकरण हुआ, लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों में कि उर्दू का मानकीकरण दिल्ली में हुआ है और उनमें अंग्रेज़ों का हाथ तो लगभग है ही नहीं। जब तक दिल्ली हिंदी के मानकीकरण में हुँ, प्रिंट कल्चर का अच्छा, बहुत बड़ी पृष्ठभूमि है और प्रिंट कल्चर तो अंग्रेज़ लाए थे। जी। लेकिन मानकीकरण सिर्फ़ अंग्रेज़ों को देखते हुए नहीं किया, असल में उर्दू को देखते हुए किया है। मानकीकरण का हिस्सा है जो कि जब शब्द वे हिंदी के शब्द निकाल रहे हैं, तो हम उर्दू के शब्द निकालें ताकि हम भी अलग दिखें उनसे। हाँ, ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि जी। परसर्ग पोस्टपोज़िशन का इस्तेमाल कम होता था, हुँ, तो लोगों को अनुमान लगाना था कि यहाँ से क्या गायब है। अच्छा, जैसे हिंदी में कहेंगे इन दिनों, हाँ, ऐसे नहीं कहेंगे इन दिनों में, हाँ, लेकिन मालूम है कि में या को कुछ गायब हो गया। तो ऐसा बहुत था हिंदुस्तानी में। अच्छा, सिर्फ़ आजकल हिंदी उर्दू में यह सीमित है। हुँ, लेकिन उस ज़माने में बहुत था, तो अच्छा था कि मानकीकरण के रूप के तहत बहुत सारे पोस्टपोज़िशन आ गए हैं और बहुत सारे पोस्टपोज़िशन तो उर्दू के हैं, जैसे के बारे में, ये फ़ारसी से इसका अनुवाद हुआ है, फ़ारसी में कहेंगे दर बारे ये जी, और के बगैर या के खिलाफ ये सब उर्दू ने इनका इस्तेमाल किया है, फिर हिंदी उसको लिया है। यहाँ तक कि हिंदी के ऐसे शब्द जो हर दूसरे वाक्य में मिलते हैं फ़ारसी के हैं, जैसे कि, मैं सोचता हूँ जी, कि शब्द फ़ारसी से आता है के। ओके। हाँ, तो के बोला गया इसका मतलब फ़ारसी से है और की बोला गया तो हिंदी से। मतलब जी, हिंदी जी, वो वो हिंदी इस्तेमाल है कर जी, और के बोला गया तो उसका मतलब है जी, उर्दू। उर्दू, जी, और लेकिन ये फ़ारसी से आया हुआ शब्द है। इससे अच्छा, पहले हिंदी में कहते थे जो, उसने कहा जो मैं आऊँगा, जी, लेकिन तो आजकल ये गलत इस्तेमाल है। तो उसके बदले की लगाओ, वो लोग के लगाते हैं, हम की लगा देते हैं। बस, यही है। हाँ, के हाँ, बहुत ह्रस्व लगाते हैं, के एक तो के नुक्ते की भी समस्या है कि उर्दू वो के तो जो शब्द हैं, वो हिंदी में तो आ गए, हाँ, लेकिन वो नुक्ता नहीं लगा पाते हैं हिंदी वाले ये या लगाकर वो उसका उच्चारण उच्चारण नहीं हाँ, कर जी पाते हाँ, हैं। जी हाँ। तो उच्चारण ऐसा है जैसे अंग्रेज़ी में ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश है। जी, जी। कि उच्चारण से तुरंत मालूम हो जाता है ये हिंदी बोलता है या उर्दू बोलता है, लेकिन समझने में कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ऐसा मानकीकरण उर्दू के मानकीकरण से हिंदी को बहुत कुछ मिला। अच्छा, लेकिन दोनों भाषाओं को अलग करना हम मैं सोचता हूँ और ज़्यादातर लोग तो सोचते हैं कि यह अच्छा नहीं हुआ, अच्छा। लेकिन इसके पीछे यह भी है कि 2 उच्च भाषाओं का जन्म हुआ है। जी, जी। शायद मानकीकरण के बाद भी दोनों को मिलाकर रखना यह लोग भूल गए थे। बिल्कुल अलग-अलग रखना चाहते थे और दोनों एक ही मूल की भाषाएँ हैं, ये लोग भूल गए हैं। जैसे आजकल लोग अंग्रेज़ी के पीछे दौड़ते हैं और लोग भाषाओं के बारे में भूल जाते हैं। तो भूलने का बहुत बड़ी पृष्ठभूमि है भाषा के विकास में। लेकिन अभी तो अंग्रेज़ी के बहुत सारे शब्द लोग आम जो बोलचाल में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जी, एक तरफ आप बात करते हैं कि उर्दू के शब्द हटाओ हाँ। और अंग्रेज़ी को तो आप स्वाभाविक रूप से स्वीकार करते हैं। जो भी हो हाँ। वैसे हिंदुस्तानी का एक हिंदुस्तानी की एक शक्ति थी कि उसे भारत के बहुत दूर क्षेत्रों में लोग समझ सकते थे और हिंदुस्तानी भाषा की लोक भाषाओं से दूरी कम थी। तो हिंदुस्तानी की ब्रज से दूरी कम थी, यहाँ तक कि गुजराती से भी दूरी कम थी, तो लोग बहुत कम परिश्रम से समझ सकते थे। दक्षिण में तो बहुत परिश्रम करना पड़ता था, लेकिन उत्तर भारत में इतना ज़्यादा नहीं। पंजाबी लोग हिंदुस्तानी समझ सकते थे, गुजराती समझ सकते थे,
और यहाँ तक कि यूपी, बिहार के लोग भी आसानी से नहीं, लेकिन कुछ परिश्रम के बाद तो समझ सकते थे। और जितना परिश्रम हिंदुस्तानी को समझने के लिए चाहिए था, वो उसके मुकाबले बहुत कम है, जितना आजकल अंग्रेज़ी के लिए करना पड़ता है ऐसे लोगों को जिनकी मातृभाषा अंग्रेज़ी नहीं है। दूसरे देशों में जैसे कि आप ऑक्सफोर्ड में हिंदी पढ़ाते हैं, तो क्या और हिंदी दूसरे देशों में ज़्यादा लोकप्रिय हो रही है पहले की तुलना या उसमें कोई कमी आई है? कमी आई है, और ये मैं सोचता हूँ कि उसकी वजह से कि भारत में हिंदी का बौद्धिक जीवन जी, कम होते जा रहा है। शायद बोलने वालों की संख्या अभी भी बढ़ती है, हाँ। लेकिन बच्चे लोग इंग्लिश मीडियम जाते हैं, तो 5-15 साल की उम्र के बीच वो हिंदी भूल जाते हैं और अंग्रेज़ी बोलने लगते हैं। विदेशों में जाकर वो अपनी भाषा नहीं बोलना पसंद करके बल्कि अंग्रेज़ी बोलते हैं। वो भी हैं, जी, वही कारण लेकिन है। ऐसा होना नहीं चाहिए। तो मेरे ख़्याल से एक बात है भूलने की, या उर्दू में कहें, हिंदुस्तानी में कहें, ग़फ़लत अच्छा, ग़फ़लत कि लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। वो नहीं देख रहे हैं कि हम क्या खो रहे हैं और क्यों खो रहे हैं। बस यही है, जी, यही है। बहुत कम परिश्रम से भाषा को हम रख सकते हैं, लेकिन ये कम परिश्रम के लिए लोगों को कैसे तैयार करें, इसके उपाय तो आपको भी मुझको भी ढूँढना है। अब दूसरे देशों में जो साहित्य की स्थिति है, हुँ, जैसे लोग भारत में तो कहते हैं कि साहित्य पढ़ने वाले कम हो रहे हैं। हुँ। अन्य देशों में क्या स्थिति है लिटरेचर के प्रति? अ, तो छपी हुई किताबें तो शायद 1-2 पीढ़ी में तो बहुत ही कम हो जाएँगी, जी, लेकिन ऑनलाइन तो बहुत कुछ मिलता है। और 100 साल पहले या 150 साल पहले तो पढ़ने के अलावा और मीडिया तो क्या था? लोकनाट्य, नाटक वगैरह तो देखते थे जी, लोग। जी, जी। और आजकल भी नाटक तो बहुत ही लोकप्रिय हैं। तो दूसरे माध्यम भी होते हैं। हमें स्वीकार करना है कि लोग आजकल कम पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए उत्साहित करना बहुत मुश्किल है। तो इसी स्थिति को स्वीकार करके हम साहित्य की बातें करें। मैं बस अंत में यह कहना चाहता हूँ कि साहित्य का जो महत्व है, यही है कि साहित्य सीमाओं को पार कर सकता है और हमें उसमें मदद करता है कि अपनी सीमाओं से बाहर चलें और बहुत दूर के लोगों को हम समझ सकें। तो ऐसा है कि मैं ईसाई हूँ, लेकिन हिंदू लोगों के साहित्य को बहुत ही रस लेता हूँ, समझता हूँ, एक साथ पढ़ता हूँ। उर्दू ग़ज़ल कितने अच्छे हैं, तो साहित्य हमको इकट्ठा कर सकता है। हिंदी के प्रति कैसे आकर्षित हुए आप? लोगों से संपर्क करने के लिए भारत में तो हिंदी एक ज़रूरी भाषा है। अगर लोग सिर्फ़ अंग्रेज़ी बोलते हैं, तो वे लोग सिर्फ़ एक सीमित वर्ग से बात कर सकते हैं। मैं गाँव जा सकता हूँ, शहरों में जा सकता हूँ, हिंदी में बात करता हूँ तो आमतौर पर लोग हिंदी नहीं लोक भाषा, मुझे तो बहुत सारी लोक भाषाएँ आती हैं, बंगला आती है, गुजराती, मराठी वग़ैरह आती हैं। तो अगर इसी भाषाओं में बात करता हूँ, तो लोग भी अधिक खुले रूप से मुझसे बात करते हैं। अभी आप सुन रहे थे मेरे बंगा जी से बातचीत। बहुत-बहुत आभार आपका। जी।